हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपको मिलाने वाले अर्नेस्ट रदरफोर्ड से। तो आज हम बात करने वाले परमाणु नाभिक की खोज कैसे हुई, अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये आसानी से इसको आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो इतनी तो मेरी गारंटी कि आप बिना इस टॉपिक को समझे जा नहीं सकते यहाँ से। ठीक है, तो अगर बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन सा प्रकीर्णन प्रयोग किया, कैसे की आपकी परमाणु नाभिक की खोज, परमाणु में नाभिक की खोज कैसे कर दी इन्होंने, तो ये देखने वाले। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। बहुत आसान है, बस आप लास्ट तक रुके रहिएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो हम वैज्ञानिक रदरफोर्ड द्वारा करने वाले परमाणु नाभिक की खोज, क्या करने वाले, नाभिक की खोज। नाभिक को ढूंढने वाले कहाँ है नाभिक, तो चलो ढूंढते हैं। कह रहा है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। आप देखो, बात करते हैं रदरफोर्ड जो थे आपके, इनको तो आप जान गए, आपकी फोटो भी दिखा दी उनकी। ठीक है, आप पहचान गए उनको। और उनके शिष्य गाइगेर एवं मार्सडेन, दो उनके चेले थे, गाइगेर एवं मार्सडेन। इन्होंने क्या किया, धातु पत्रों पर अल्फा कणों की बमबारी के प्रयोग किए। मतलब धातु पत्र लिए, धातु आपका सोना चांदी यही सब, उनके पत्र लिए। ठीक है, सोने का पत्र लिया, चांदी का, तो वही चीज। तो रदरफोर्ड और उनके शिष्य गाइगेर, मतलब रदरफोर्ड आप पहचान गए। ठीक है, गाइगेर एवं मार्सडेन ने धातु पत्रों पर अल्फा कणों की बमबारी कराई, मतलब अल्फा कणों की बौछार कराई। ये अल्फा कण जो है धातु पत्र पर गिरने लगे, बौछार कराई, जिससे क्या हुआ, इनको बहुत सारी जानकारियां मिली कि नाभिक कहाँ है, परमाणु में उसमें धनावेश होता है, वो सारी बातें अभी बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलो आगे पढ़ते हैं। कह रहा है रदरफोर्ड ने रेडियम से निकलने वाले अल्फा किरण पुंज, कह रहा है क्या, रदरफोर्ड ने रेडियम से निकलने वाले, रेडियम एक तत्व है, इससे निकलने वाले अल्फा किरण पुंज, निकलने वाले अल्फा किरण पुंज अप्रतिदीप्त, प्रतिदीप्तशील पर्दे, मतलब जो कि बहुत दीप्तशील होता है, बहुत प्रकाश में होता है, एक पर्दा लगाया, के मध्य स्वर्ण धातु की एक पतली पन्नी रख दी। ठीक है, क्या किया, स्वर्ण धातु की एक पतली पन्नी रख दी। अभी अच्छे से पढ़ो, फिर आपको समझाएंगे। ठीक है, पन्नी रख दी और एक माइक्रोस्कोप के द्वारा अल्फा कणों को पर्दे पर गिरने से विभिन्न स्थानों पर उत्पन्न चमक की जांच की। तो ये है इसका मॉडल। तो चलो देखते हैं क्या। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है ये। तो देख सकते हो, आपका ये है आपका रेडियम तत्व। क्या है ये रेडियम नामक एक तत्व है। ठीक है, यहाँ से अब किया क्या गया कि ये जो आपका ये वाला दिख रहा है, ये आपका है प्रतिदीप्तशील पर्दा, बाहर से लगा हुआ है। ये आपका स्वर्ण की पन्नी लिए कहा गया, धातु पत्र लिया गया, धातु की एक पतली पन्नी ली गई। ठीक है, एकदम पतली पन्नी ली गई है। आप देखो इसमें होगा क्या कि जो रेडियम से क्या होगा, अल्फा कणों की बमबारी होगी, अल्फा कण की एकदम बौछार होगी। ठीक है, तो चलो देखते कैसे बौछार होगी। तो देखो, आपको समझाने के लिए, ये आपका रेडियम तत्व है जिससे अल्फा कण की बमबारी कहेंगे, ये आपका परमाणु है। ठीक है, और ये जो है, ये आपको जो दिख रहा है, ये क्या, प्रतिदीप्तशील पर्दा। तो अभी हमने यहाँ पे पन्नी नहीं लगाई है सोने की, क्योंकि अभी हम बिना उसके देखेंगे क्या होता है। तो बिना उसके देखो, तो अभी पन्नी नहीं रखी जाती, तो रदरफोर्ड ने देखा कि अल्फा किरण पुंज जो निकल रहे हैं, वो क्या करते हैं, एक सीधी रेखा में निकलते हैं और एक छोटे से भाग में जाके प्रतिदीप्त, मतलब प्रकाश उत्पन्न करते हैं। देखो यही कहा गया, रदरफोर्ड ने ज्ञात किया कि स्वर्ण पत्र की पन्नी की अनुपस्थिति में, अभी नहीं लगाई गई, तो क्या होता है, अल्फा किरण पुंज एक सीधी रेखा में चलता है और पर्दे से टकराकर एक छोटे से भाग में चमक उत्पन्न करता है। ठीक है, अभी ये बात हुई। अभी रदरफोर्ड ने पन्नी नहीं लगाई है स्वर्ण की, एकदम बहुत एक एक पॉइंट को समझना है आपको। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक लगने वाला है। तो रेडियम से जब तत्व से जब किरणें निकली, अल्फा किरणें, तो क्या हुआ, ये जाके एक छोटे से भाग में प्रतिदीप्त पर्दे से टकरा कर एक छोटे से भाग में क्या करती है, प्रकाश उत्पन्न करती है। ठीक है, आप कह रहे हैं परंतु स्वर्ण की पन्नी को अल्फा किरण पुंज के पथ में रख देने पर, जब हम यहाँ पे स्वर्ण पत्र की पन्नी को यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या होता है, देखो जब पन्नी को रखते हैं तो देखो क्या होता है, स्वर्ण की पन्नी को अल्फा किरण पुंज के पथ में रख देने से पर्दे पर कई स्थानों पर चमक उत्पन्न होती है। मतलब कि अभी तो केवल यहाँ एक ही स्थान पर हो रहा था, लेकिन अब कई स्थानों पर चमक उत्पन्न होगी। ठीक है, आप कह रहे हैं स्वर्ण पन्नी द्वारा अल्फा किरणों का प्रकीर्णन या बिखराव हो जाने के कारण ही पर्दे पर कई स्थानों पर चमक उत्पन्न होती है। मतलब स्वर्ण पन्नी के कारण यहाँ पर क्या होता है, अल्फा किरणों का बिखराव हो जाता है, कोई अल्फा किरण इधर जाती, कोई कुछ कोण से घूम जाती, कोई सीधी रेखा में जाती है। ठीक है, तो इसका प्रकीर्णन होने लगता है। कह रहा है स्वर्ण पन्नी द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन या बिखराव हो जाने के कारण ही पर्दे पर कई स्थानों पर चमक उत्पन्न होती है। तो देख सकते हो आप, यहाँ रेडियम नामक तत्व से क्या हुआ, अल्फा कणें निकली, जिससे क्या हुआ, अभी जब हमने पन्नी नहीं लगाई थी तो सीधी जा रही थी एक ही रेखा पे, लेकिन अब क्या हुआ, ये कोई प्रकीर्णन इनका हो रहा है, बिखराव हो रहा है, कोई किरण इधर जा रही, कोई इधर जा रही। ठीक है, तो देख सकते हो आप। तो ये बात हुई। कह रहा है स्वर्ण पन्नी द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन या बिखराव हो जाने के कारण ही पर्दे पर कई स्थानों पर चमक उत्पन्न होती है। तो अभी तक रदरफोर्ड ने किया क्या, आपको फिर से समझ लो कि अभी जब रेडियम नामक तत्व लिया, ठीक है, रेडियम तत्व लिया, पहले क्या किया, उस पे उन्होंने क्या किया कि पहले उन्होंने क्या किया, स्वर्ण पन्नी नहीं लगाई, जिससे क्या हुआ, ये अल्फा किरणें आपकी केवल सीधी रेखा में जा रही थी,
ठीक है, मोटी मोटी बात। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने स्वर्ण पन्नी लगा दी तो इनका बिखराव होने लगा, इनका प्रकीर्णन होने लगा, तो ये बात हो गई। अब जो उससे क्या हुआ कि जो चमक पहले एक ही जगह दिख रही थी अब कई स्थानों पर दिखने लगी। आप देखो इन्होंने बहुत सारे निष्कर्ष निकाले कि ये मतलब जो चमक उत्पन्न हुई है इससे उन्होंने जो प्रयोग किया उसके बहुत निष्कर्ष हैं। तो चलो देखते हैं कि एक निष्कर्ष को, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, इनको हल्के में लेना है। एक एक बात आपको बताएंगे अच्छे से, ठीक है। कह रहा अधिकतर अल्फा कण धातु की पन्नी को पार करके एक सीधी रेखा में चले जाते हैं। मतलब कि जो धातु की पन्नी आपने लगाई थी, ठीक है, जो धातु की पन्नी बीच में लगाई है, अधिकांश अल्फा कण इसको पार करके बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो अधिकांश अल्फा कण क्या करते हैं, इस पन्नी को आर पार कर जाते हैं, ठीक है। अधिकांश अल्फा कण क्या करते हैं कि धातु की पन्नी को पार करके एक सीधी रेखा में चले जाते हैं। यह प्रदर्शित करता है कि परमाणु में अधिकांश स्थान खोखला है। तो मतलब पता क्या चला कि अब परमाणु है, अब इसको कोई आर पार कर रहा है। मान लो कोई आपकी लेदर की गेंद है, ठीक है, अगर मान लो 20 से फटी हो, अगर उसको कोई आर पार कर रहा है आप जान जाओगे कि वो खोखली है, फटी है, ठीक है। तो उसी तरह परमाणु से अगर अल्फा किरणें क्या हो रही हैं, आर पार जा रही है, तो उससे क्या पता चला उनको कि परमाणु का अधिकांश ज़्यादातर भाग क्या खोखला है, इसीलिए तो अल्फा किरणें बाहर निकल जा रही, नहीं निकलती, ठीक है। तो अधिकतर अल्फा कण धातु की पन्नी को पार करके एक सीधी रेखा में चली जाती है, जब प्रदर्शित करता है कि परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त खोखला है, ठीक है। तो ये बात हो गई इनकी पहली। दूसरी बात करते हैं, कह रहा है कुछ अल्फा कण अपने मूल पथ से थोड़ा विक्षेपित हो जाते हैं। देख सकते हो कुछ अल्फा कण क्या हो रहा है, विक्षेपित हो रहा है। और आपको एक बात जान लो आप कि जो आपका अल्फा कण होता है ये होता क्या है। देखो अल्फा कण जो होता है हीलियम का नाभिक होता है 2He4, और ये होता है धनावेशित। तो ये आप जान लो, ठीक है, मोटी मोटी बात कि 2He4 जो होता है ये होता है धनावेशित, ये क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है। तो ये बात जान गए आप, ठीक है। आप देखो देखते हैं, कह रहा कुछ अल्फा कण अपने मूल पथ से थोड़ा विक्षेपित हो जाते हैं। यह प्रदर्शित करता है कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग है जो कि अति सूक्ष्म स्थान घेरे हुए। तो ये कैसे उनको पता चल गया, देखो आप देख रहे हो कुछ कोण से विक्षेपित हो रही है, ठीक है। तो क्यों विक्षेपित हुई, आपको पता है कि अल्फा कण धनावेशित है, तो इसको अगर आपको सीधी रेखा में ले जाओगे तो आकर्षण होगा, तो इसका मतलब यहाँ निगेटिव होना चाहिए, तब आकर्षण वो करेगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, उसको विक्षेपित कर रहा है। प्रतिकर्षण का गुण कब आता है, जब समान प्रकार के आवेश होते हैं, और आकर्षण का कब आता है, जब विपरीत प्रकार, जैसे प्लस माइनस ये विपरीत है, एक प्लस एक माइनस, तो ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा। लेकिन प्रतिकर्षित कौन करेगा, जो समान गुण रखेगा। तो प्लस और प्लस ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो अगर अल्फा कण धनावेशित है तो इसका मतलब कि परमाणु में भी धनावेश है, इसीलिए तो ये विक्षेपित हो रही हैं अल्फा किरणें। तो यही कहा उन्होंने कि कुछ अल्फा कण अपने मूल पथ से थोड़ा विक्षेपित हो जाते हैं। यह प्रदर्शित करता है कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग है जो कि अति सूक्ष्म स्थान घेरे हुए। तो ये बात हो गई, ठीक है। आप कह रहा है तीसरा पॉइंट कि बहुत कम अल्फा कण 90 अंश के कोण से अधिक पर विक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है। 90 अंश के कोण पर कुछ अल्फा कण विक्षेपित होते हैं। यह प्रदर्शित करता है कि परमाणु के केंद्र में जो अति सूक्ष्म धनावेशित भाग है वह भारी, सघन और दृढ़ है। मतलब कि जो 90 अंश के कोण पर विक्षेपित होते हैं कि मतलब ज्यादा दृढ़ होगा तभी तो पूरा उसको घुमा देगा, ठीक है। तो मतलब ज्यादा दृढ़ है, जो आपका परमाणु के बीच में जो भाग है वो बहुत ज्यादा दृढ़ है, जिसके कारण क्या होता है, अल्फा किरणें एकदम घूम जाती कुछ, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या कहा उन्होंने, और देखो उन्होंने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का कुल धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान, क्या कहा जा रहा है ध्यान से समझो, कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि परमाणु का कुल धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान, ठीक है, और लगभग क्या हुआ, समस्त द्रव्यमान जो है परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म भाग में समुचित है। मतलब कि जो परमाणु का पूरा धनावेश है और जो उसका समस्त द्रव्यमान है वो कहाँ पे स्थित है, एकदम केंद्र पे उपस्थित है, ठीक है। तो ये बात होगी। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का कुल धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म स्थान में संचित है। परमाणु के केंद्रीय भाग को, जिसमें परमाणु का कुल धनावेश और समस्त द्रव्यमान संकेंद्रित है, उसे क्या कहा गया, नाभिक कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया। देख सकते हो नाभिक न्यूक्लियस कहते हैं। तो नाभिक आपको पता चला किसको नाभिक कहते हैं, नाभिक आपका उसे कहता है जिसमें क्या होता है, संपूर्ण धनावेश तथा संपूर्ण द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो आप जान गए कि नाभिक में क्या होता है, संपूर्ण धनावेश तथा संपूर्ण द्रव्यमान होता है परमाणु का, ठीक है। तो ये बात हो गई, ठीक है। तो अभी ये बात हो गई कि उन्होंने ये जो निष्कर्ष निकाले। अब क्या हुआ, उन्होंने बताया कि परमाणु किन किन चीज़ों, मतलब परमाणु में क्या मेन भाग होते हैं वो भी बताया उन्होंने। तो चलो देखते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो देखो वो क्या बताया उन्होंने, ठीक है। तो ये बात होगी। आप कह रहे हैं अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त जानकारी के आधार पर उन्होंने कुछ और निष्कर्ष निकाले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अति सूक्ष्म धनावेशित नाभिक, जो आपने नाभिक देखा में क्या होता है,
मतलब जो परमाणु का जो मेन भाग होता है वो कौन कौन से होते हैं? अति सूक्ष्म धनावेशित नाभिक और नाभिक के बाहर का अपेक्षाकृत विशाल क्षेत्र। तो बात करें, देखो ये जो आपका नाभिक होता है, ये जो परमाणु होता है, परमाणु में मेन होता है नाभिक और इसके जो बाहर का विशाल क्षेत्र भाग होता है इस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बताया रदरफोर्ड ने। तो देखो कहा अतिसूक्ष्म धनावेशित नाभिक और नाभिक के बाहर का अपेक्षाकृत विशाल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो मतलब जो बाहर का क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। परमाणु नाभिक की त्रिज्या बताई उन्होंने 10⁻13 से 10⁻12 सेंटीमीटर तक। मतलब जो परमाणु की त्रिज्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमाणु की त्रिज्या 10⁻13 से 10⁻12 सेंटीमीटर होती है। सॉरी, परमाणु नाभिक की त्रिज्या 10⁻13 से 10⁻12 सेंटीमीटर, जबकि परमाणु की त्रिज्या 10⁻8 सेंटीमीटर होती है। तो आपको किसी बुक पे अलग भी मिल सकता है कि 10⁻10 सेंटीमीटर परमाणु की बता सकता है, और जो नाभिक की 10⁻15 सेंटीमीटर हो सकती है। ठीक है, तो उस पर कंफ्यूजन होना, सब पे अलग अलग दिखा सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की लगभग त्रिज्या कितनी होती है? अगर इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या की बात करें तो 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो ये बात होगी इसकी। अब एक सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझ लो, इस पे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में नहीं रहते। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक में नहीं रहते, परमाणु के बाहर रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? परमाणु के नाभिक में स्थित नहीं होते, परमाणु के बाहर उपस्थित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे परमाणु के बाहर स्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बात हो गई, इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में नहीं रहते, वे नाभिक के बाहर जो विशाल क्षेत्र है उसमें रहते हैं तथा नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में गतिशील रहते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन आपने देखा कहाँ पे रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं आपके नाभिक में नहीं रहते, नाभिक के इस पे नहीं रहते, इसके बाहरी कक्षाओं पे रहते हैं। और क्या होते हैं? वो एक जगह स्थित नहीं होते, वो घूमते रहते हैं। ठीक है, तो यही बताया गया, इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में नहीं रहते हैं, वे नाभिक के बाहर जो विशाल क्षेत्र है उसमें रहते हैं तथा नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में गतिशील रहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु नाभिक पर स्थित धनावेश की यूनिटों की संख्या बराबर होती है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसमें, वो देखो परमाणु में आपको पता है परमाणु उदासीन होता है, मतलब जितने भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही इसमें अंदर धनावेश स्थित होगा, तभी ये एक दूसरे को निरस्त करेगा और परमाणु क्या होगा? उदासीन होगा, उसका आवेश 0 होगा। तो यही कहा गया, परमाणु नाभिक पर स्थित धनावेश के यूनिटों की संख्या बराबर होती है। और क्या होता है? परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, तो यही कहा गया, परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु नाभिक पर धनावेश की यूनिटों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। तो आप सारी बात जान चुके हो कि आपने थॉम्सन के परमाणु मॉडल में भी देखा कि परमाणु उदासीन ही होगा, तो परमाणु उदासीन है, ये जो बताया गया है सही बात है। ठीक है, क्योंकि उसमें बराबर धनावेश और बराबर ऋणावेश होता है। तो देख सकते हो भाई, आज हम मिल चुके हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम से। तो भाई अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पूरा समझाने की कोशिश किया, बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, तो मेहनत लगी जो, तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।